अस्सलामुअलैकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा, और इस प्रोग्राम में डिस्कशन में मेरा साथ देंगे जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ मेरे साथ इस डिस्कशन में मौजूद होंगे जनाब मज़हर बरलास साहब। बरलास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे भी डिस्कशन होगी आज डिफरेंट मौज़ूआत पे। सबसे पहले हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी बोर्ड के मुल्तान डिवीज़न से टिकट के उम्मीदवारों का जो इजलास था उसमें उन्होंने खिताब किया, और उन्होंने जो उनके दौरे हुकूमत के जो परफॉर्मेंसेस थी, जो प्रोजेक्ट्स थे, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी खुल के बात की कि जब हमारा टाइम था तब दहशतगर्दी पे भी काबू पा लिया गया, तब लोड शेडिंग भी ख़त्म कर दी गई, तब दुनिया में पाकिस्तान का एक मुनफरिद मुकाम था, तब एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी थी, मईशत बहुत अच्छी थी, और तरक्की करता हुआ एक मुआशरा था पाकिस्तान जो वो बहुत ज़्यादा खुशहाल था। लेकिन शायद वो अपने भाई के दौरे हुकूमत को डिस्कस करना भूल गए। 16 से 18 महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या तबाही हुई, क्या क्या इश्यूज़ हुए, क्या कैसे कैसे पाकिस्तान नीचे गया, कैसे कैसे तरक्की करता हुआ पाकिस्तान जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ गया, शायद वो ये बात करना भूल गए। फिर उन्होंने कहा कि खुशहाल पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि ज़्यादती के अजाले के लिए अपनी ज़ात से बुलंद होकर सोचा जाए। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी सियासी मफादात हैं, जो आपके ज़ाती मफादात हैं, उससे बुलंद होकर, उससे ऊपर होकर, उससे अलग होकर सोचा जाए, अपने ज़ाती मफादात को आड़े ना आने दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपनी ज़ात पे हुए हुए 2 बार का जो जुल्म है वो याद आ गया कि मुझे क्यों निकाला। नुखैज़ साहब, क्या बात है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट जा रहा है, इलेक्शन की भरपूर तैयारी चल रही है, और अगर हम कंपेयर करते हैं नवाज शरीफ साहब को या नून लीग को बाकी पार्टीज़ के साथ, तो हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी हिकमत अमली लेकर नून लीग चल रही है, बड़ी अच्छी प्रेपरेशन चल रही है, नंबर गेम बहुत अच्छी जा रही है, जो हम अक्सर डिस्कस कर रहे हैं। क्या रीज़न है, क्यों नवाज शरीफ साहब को ये ज़रूरत पेश आ गई कि वो ये शिकवा दोबारा से फिर करें? और जो अहम सवाल इसमें ये है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नवाज शरीफ साहब किससे शिकवा कर रहे हैं? शुक्रिया सुमैरा। पहली बात तो ये कि जिसके साथ जुल्म हुआ हो, जिसके साथ ज़्यादती हुई हो, उसको क्या ये भी कहने का हक नहीं कि वो बताए कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ ज़्यादती हुई। और ये सिर्फ मियाँ साहब नहीं कहते, ये ज़हन में रखिएगा। जी जी। बिलावल भुट्टो भी सुने, वो कह रहे हैं कि मेरे नाना को क्यों फांसी दी गई। जी जी, वो भी कह रहे हैं ना। जी बिल्कुल। वो भी आपसे हिसाब मांग रहे हैं कि अदालती कार्रवाई दिखाई जाए, सारा कुछ जो भी उन्होंने दोबारा केस दायर किए। हाँ जी। खान साहब भी यही कह रहे हैं कि मुझे जेल में क्यों डाला। जिसको अपने ऊपर जो ज्यादती लगती है वो उसका जिक्र तो करेगा। हमने तो ये देखा जी, जो इमरान खान साहब के दौर में हर जलसे में एक ही तकरीर हमें सुनाई गई, एक ही राग अलापा गया। जी जी। लेकिन उस वक्त आपने नहीं कहा कि ये एक ही बात क्यों बार बार कर रहे हैं। एक ही तकरीर थी, खा वो सोशल मीडिया पे होती, जी जी, खा वो टीवी पे चलती थी, वो एक ही तकरीर के थे, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं, मैं हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब भी उस दौर का, आपसे वो ये नहीं कह रहे कि ये मफादात वाली जो आपने बात की ना, कि मफादात से बुलंदतर सतह पर होकर सोचना चाहिए। जी जी जी। तो वो इसमें अपने लिए मफाद तो कोई नहीं ढूंढ रहे। वो तो ये जुमला इसलिए कह रहे हैं कि अगर जो कुछ पहले हुआ है उसको अगर ना दोहराया गया, अगर हमने ना उस पर बात की, तो ये तारीख दोबारा एक दफ़ा अपने आप को दोहरा सकती है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि माजी में हुई गलतियों को सामने रखा जाए, उनका जवाब तलाश किया जाए, उनके ज़िम्मेदारों को एहतसाब के कटहरे तक पहुँचाया जाए, और ये वादा किया जाए, ये अज़्म किया जाए कि आइंदा ये काम नहीं होगा। इसमें गलत बात क्या कह रहे हैं? जो जिम्मेदार हैं, देखें ना, जिन्होंने उन्हें निकाला, ये सवाल जब आप डिस्कशन करेंगी ना, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा इसी सवाल को एक और अंदाज में, जी जी, कि जब आप ये कहेंगी ना कि जी फलां को जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही या फलां ये हो रहा है, तो फिर मैं यही सवाल आपसे पूछूंगा कि हम तो इंतजामिया की बात करते हैं, इंतजामिया जो है, इसको फिर यूं कर लें कि नवाज शरीफ को इंतजामिया ने निकाला। ठीक है, यूं कर लें, निकाल सकते। ठीक है। मज़हर बरलास साहब, आपको लगता है कि उनको इंतजामिया ने निकाला था? और बल्कि मेरा इस पे आपसे एक और सवाल भी है कि क्या नवाज शरीफ साहब, ये जो बिल्कुल एक बड़ा आइडियल, जैसे मैं कह रही थी, इन्वायरमेंट चल रहा है, उसके दौरान ही कहीं उनको ये तो नहीं लगने लग गया है कि जो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया है वही काम करेगा, और उसी नगर पे हल्का हल्का जो है वो चलना चाहिए मुकम्मल तौर पे, अगर नहीं तो? ये दुरुस्त आपने फरमाया, यकीनन उनको ऐसा लगा होगा, लेकिन उनकी जो हुकूमतें हैं और उस पर अगर बात की जाए
तो पहली हुकूमत उनकी करप्शन की बुनियाद पर ख़त्म की गई थी। उस वक़्त जो सदर मुमलिकत थे उन्होंने वो असम्बली तोड़ी और हुकूमत उनकी ख़त्म की। जी जी। उसके बाद जो वो दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जहाज़ ही पाकिस्तान में वो कह रहे थे कि ना उतरे, बिल्कुल। दिल्ली में उतारा जाए। तो उस वक़्त फिर ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे परवेज़ मुशर्रफ, तो उनके बचाने वाली कुव्वतें भी मुतहरक हुई। सही। और फिर उसमें जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी, जनरल अजीज़ और जनरल महमूद ने एक किरदार अदा किया। जी जी बिल्कुल। और मियाँ साहब एक चलती हुई हुकूमत गंवा बैठे। उसके बाद देखिए, चलो पहले 90 की दहाई का हिसाब ज़रा कर ले। उसमें इन्होंने देखे एक नारा लगाया था, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, उसका पैसा पता नहीं कहाँ गया। फिर इन्होंने फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज किए थे, वो एक मईशत पे बड़ा जुल्म किया था। सही। फिर 92 में इन्होंने एक बिल पास किया था कि जनाब जितने मर्जी डॉलर ले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। तो 26 साल तक ये धंधा भी चलता रहा। ठीक है। फिर ये एग्रीमेंट करके चले गए, खुद इन्होंने एग्रीमेंट किया, कोई हम ये नहीं कहते कि किसी ने किया या नहीं किया, खुद ही एग्रीमेंट करके सऊदी अरब चले गए। वापसी में बेनज़ीर भुट्टो ने इनका रास्ता खोला। जी बिल्कुल। अब ये फरमा रहे हैं कि जी ऐसा ना किया जाए। पीपल्स पार्टी ने तो मुआहदा किया था इनके साथ मिसाक़े जमहूरियत के, ऐसा ना किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर वो कौन था जो जिसके कहने पर मियाँ नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अब उन्होंने लोड शेडिंग का भी दावा कर दिया है। अब आप देखें आज के दिन भी साहिवाल पावर प्लांट बंद है, इन्हीं का लगाया हुआ है। हब कोल जो है वो भी बंद है, वो जो पोर्ट कासम पे है वो भी बंद है। तो उसकी पाकिस्तान देखिए हर साल कोई 550 अरब चाइना को अदा कर रहा है। उनका तो ये कहना ना कि लगाए हमने थे, आगे मेंटेन अगली हुकूमत ने करने ओ भाई ये तो चल ही नहीं सब। देखिए मना किया गया था एक हमारे दोस्त मुल्क की तरफ से कि साहिवाल में ये प्रोजेक्ट ना लगाएं। जी बिल्कुल। वो आपकी ज़मीनें तबाह हो जाएंगी, शहर के अंदर है। बिल्कुल। लेकिन मफादात के खेल में इतनी मोहब्बत थी और पाकिस्तान की धरती को उजाड़ने का इतना शौक था कि उन्होंने कहा नहीं साहिवाल में लगाना है। ठीक है। तो इस तरह अगर उनके अदवार की मुख्तलिफ खामियां बयान करने बैठूं तो ये प्रोग्राम शायद कम हो जाए। मियाँ साहब को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि वो लोगों के साथ क्या करते रहे हैं, क्या नहीं करते रहे। बिल्कुल सही। और पीपल्स पार्टी ने अगर इनके साथ हाथ बढ़ाया था तो उसका सिला क्या दिया। ठीक है। अच्छा नुखै साहब, नवाज शरीफ साहब वैसे तो बहुत कह रहे हैं कि जी 50,000 में क्या होता होगा, पेट्रोल कैसे डलवाते होंगे लोग, अपनी ग्रॉसरी कैसे जो है वो पूरी करते होंगे, लेकिन लाहे अमल कोई भी नहीं देते कि हम वापस आएंगे, जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम ये लाहे अमल देंगे, हम इस तरह से प्राइस जो है वो कंट्रोल करेंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे, मईशत को बेहतर करेंगे, हम ताजिर बरादरी जो है उसके लिए ये चीज़ें लेके आएंगे। लाहे अमल एक मुकम्मल नहीं दे रहे, लेक्चर देते जा रहे हैं और जो बैठे हुए हैं सुन रहे हैं वो कहते हैं जी सर जी सर। लाहे अमल तो वही होगा ना जो उनका पहले था, जिस तरीके से वो मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर गए थे वही लाहे अमल होगा ना। और दूसरी बात अभी यहाँ यही वाली तरक्की जो ये बता रहे हैं कि कोल पावर प्लांट लगा, लेकिन अब वो तो सुमेरा ये बता रहे हैं ना, ये तो मैं वही बात कर रहा हूँ, ये पूरा सच बोल ही नहीं रहे बल्कि आधा भी नहीं बोल रहे। किस तरह से कि वो कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम का पैसा कहाँ है। जी जी। ये सवाल आपके ज़हन में भी आता होगा ना। तो इसका जवाब लेने के लिए ज़रूरी था कि हम कुछ पढ़ें और सवाल उठाएं और उस नतीजे तक पहुंचे और वहां तक पहुंचे जहां ये पैसा है। अगर हम कुछ पढ़ें तो इसका जवाब मिल जाता है। मुझे आप लाजमी आपने ये कल सवाल करना है, मैं पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको बताऊंगा कि वो किस बैंक में है, कितना पैसा है, कब से पड़ा हुआ है। अच्छा। और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा उस पैसे को। अच्छा। ये झूठी बात है और वो यूटिलाइज भी नहीं हुआ किसी प्रोजेक्ट में। ये सारी डिटेल आपको मैं कल, आपने ये लाजमी सवाल करना है। अच्छा नहीं लगता कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के बगैर कोई बात कर दूं, तो मेरा वैसे भी मेरा मूड ऐसा ही होता है। तरीकाकार यही है कि आपके सामने पूरा एक फैक्ट्स एंड फिगर्स हो तब आप कोई बात करें, वो आपको सामने मैं रख दूंगा। फिर ये बात हुई कि जी नवाज शरीफ जब बाहर गए तो उन्होंने एग्रीमेंट करके गए। ये एग्रीमेंट उन्होंने किससे किए, उस पर भी कोई ज़्यादती है उनके मफादात पे कि नहीं, उस पे उन साहब का भी नाम लिया जाएगा या नहीं,
या उस दौर में उन साहब पे भी कोई तनकीद की गई या नहीं कि एग्रीमेंट करने वाला तो जिम्मेदार है, उसकी रियासत की वो कैद में थे, ठीक है, तो ऐसे कैसे निकल गए वो? पहला सवाल तो ये बनता है ना कि किसने उन्हें इजाजत दी? ठीक है। दूसरी जो आप बात कर रही है ना कि लाया अमल क्या होगा, हाँ जी, देखिए हर चीज का ना एक आपके पास प्रीवियस एक लिटमस टेस्ट होता है। उन्होंने इस मुल्क में लोड शेडिंग खत्म की, ये तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। और मैं खुद जाके उन पावर प्लांट्स को देख के आया हूं। अच्छा। मैंने जिन साहब का नाम लिया, राशिद लंगड़ियाल साहब, जी जी, वो बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं और मैंने वहां के विजिट किए हुए हैं उन पावर प्लांट्स के, जिनमें हवेली बहादुर शाह का पावर प्लांट भी शामिल है, ठीक है, भिक्की पावर प्लांट भी शामिल है, ठीक है, और किस तरह से वो बिजली आपके सिस्टम में शामिल हो रही है। मेरा ख्याल है हवेली बहादुर शाह से शायद 1100 मेगावाट शामिल हुई थी। आपकी लोड शेडिंग खत्म हुई, आपकी दहशतगर्दी खत्म हुई, ठीक है, आपकी इकोनॉमी बेहतर हुई, आपका डॉलर सस्टेन कर गया, आपका पेट्रोल एक खास लेवल पे था। ये चीजें नवाज शरीफ नहीं की और उन्होंने ही आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निजाम है वो भी बेहतर किया। लेकिन सी पैक आया आपके मुल्क में, आया, बिल्कुल आया। मैं ये बात कर रही हूँ कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो क्यों बार बार उसी बयानिए पे आ रहे हैं, मुझे क्यों निकाला? उनको ठीक है, उनके साथ माजी में हो चुका, लेकिन आगे निकले, अब आप उससे आगे जा ही नहीं रहे हैं। आपको याद होगा जब वो आए, उन्होंने पहला जलसा किया, उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ जो है वो ज्यादती नहीं करेंगे, हम किसी के साथ कोई इंतकामी सियासत नहीं करेंगे और ना हम पुरानी बातों को, पुराने मसाइल को दोहराएंगे। लेकिन वो जब भी बैठते हैं वो यही कहते हैं, मुद्दत नहीं पूरी करने दी गई, मुझे क्यों निकाला, क्या वजह थी? इसमें इंतकामी सियासत कहाँ है इस जुमले में? इंतकामी, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने इंतकामी सियासत की बात करें, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो कह रहे हैं ना पुरानी बातों को हम दोहराएंगे, हम नए तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे, लेकिन वो पुरानी बात से हट ही नहीं रहे हैं, वो पुराने बयानिए पर ही कायम है। बात सुने ना, पुरानी बातों से उनका मुराद ये बैलेंस तो नहीं कर रहे नुखैर साहब, कहीं ये कि उनके लिए एक वो बन चुका है, एक पर्सपेक्टिव बन चुका है कि जी ये निहायत गलत बात है। ये कहना कि नवाज शरीफ एंटी स्टैब्लिशमेंट होने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए ताकि लोग उन्हें वोट दें, ये गलत है। आपका ख्याल है लोग एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया के साथ खड़े हैं? बताइए, जवाब दीजिए। नहीं, वो लोग आप समझ रही हैं मेरा सवाल? कि लोग एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां पसंद कर रहे हैं। लोग तो गमो गुस्से में हैं कि एंटी स्टैब्लिशमेंट से मुराद तो हमारी फौज है ना, स्टैब्लिशमेंट तो हमारी फौज है, तो क्या फौज के मुखालिफ जो बंदा बात करेगा वो अवाम में पजीराई हासिल करेगा? गलत। आप खुद ही कहते हैं ना, आप खुद ही कहते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भड़काया अवाम को, एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानी पर लेकर आई। अवाम को नहीं भड़काया, अपने लोगों को भड़काया। तो अपने लोगों, जुमला दुरुस्त करें ना, अपने लोगों में अवाम नहीं आते, उनके सपोर्टर नहीं आते। वो देखें, उनका जो कल्ट है उसको उन्होंने, वो तो जो है ना, जो उन्हें समझते हैं कोई वली के दर्जे पे, उनको उन्होंने जो कहा उस पे उन्होंने यकीन किया और कल को वो इसी के उलट कहेंगे तो वो उस पर भी यकीन कर लें। ठीक है, बरला साहब वो बात तो कर ही रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, और आपको भी पता है वो किससे कह रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अदलिया के ऊपर भी जो है वो हमले कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही रेंगता हुआ इंसाफ मिल रहा है उनको। अभी भी आपको ये लगता है कि रेंगता हुआ इंसाफ मिल रहा है? दिनों में उनके केसेस हल हो रहे हैं, जो 4 साल पुराने केसेस थे उनको वो सेकंड्स में हल कर रहे हैं, जैसे वो वापस आए ऐसे लग रहा है जैसे केसेस उनका इंतजार ही कर रहे थे कि आप आएँ और हम इनको सॉर्ट आउट करते हैं और आपको बरी करते हैं। इस पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए कि उनको इंसाफ भी मिल रहा है और बड़ी तेज़ी से मिल रहा है, और उसको वो कहते हैं रेंगता हुआ। अच्छा, यहाँ एक झूठ बोला गया है, मैं उसकी वजाहत कर दूं जी जी, कि सी पैक नवाज शरीफ ने नहीं शुरू किया था, सी पैक उससे पहले शुरू हुआ था। ठीक है, वो उसकी हुकूमत आ गई दरमियान में, लेकिन सी पैक उससे पहले शुरू हुआ था। ये नाजरीन, जो कि नाजरीन को बहुत सी बातों का इल्म है, तो यहाँ हम ऐसे ही किसी की मोहब्बत में गलत बयानी करते जाएं, ये दुरुस्त अमल नहीं है। मियाँ साहब कुछ दिनों के बाद कहेंगे मुझे क्यों बुलाया, वो कहेंगे, वो उनको सियासी नाकामियां नजर आ रही हैं इस वक्त। आपने देखा नहीं जलालपुर जटा में किस तरह इनका वर्कर कन्वेंशन जो है वो गवाही दे रहा था इनकी गैर मकबूलियत, बहुत कम लोग, और उसके मुकाबले में कोहाट में एक कन्वेंशन हुआ, हाँ जी, जहां कोई बड़ा लीडर भी नहीं गया था, और वो इतना बड़े जलसे का रूप धार गया था कि ये देखते हैं, दावे करते हैं, हाँ जी, लेकिन नाम नहीं लेते जलसों का। तो ये इनको नजर आ रहा है, इनको शिकस्त नजर आ रही है। कुछ दिनों बाद ये कहेंगे कि क्यों बुलाया। ठीक है, नुखैर साहब, आपको लगता है कि ये आवाज उठने वाली है दोबारा? एक तो जब आप
कोई बात हो रही होती है ना, तो उसमें जब आपकी राय शामिल हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे और नहीं, authentic राय हो नहीं गई है। देखें, मैंने सुने, भी मैं देखा लोग वहां पर कम थे। हाँ, नहीं, शेर अफजल मरवत वाला भी सीन आपने देखा होगा, वहां पर लोग बहुत ज्यादा थे। मैंने इस बात में हाँ मिलाई। जलसे और वर्कर कन्वेंशन में फर्क होता है। और बाय द वे, जो जलालपुर जट्टा का जलसा था, वो जो वर्कर कन्वेंशन था, वो भरपूर था। आपने सिर्फ तासुब की ऐनक से देखा होगा, तो तासुब की ऐनक से देखेंगे तो यही अब लगेगा। ये नुखे साहब, ये तो बहुत लंबी बहस है। कोई भी जलसा हो, कोई कहता है 1 लाख लोग तो हैं, कोई फिर कहता ऐसा है करते- 1000 लोग हैं। ये अल्लाह- अब हर किसी की अल्लाह आपका अपनी भला अपनी, करे। हर किसी की अपनी अपनी। दोनों की वीडियो चला दे, हाँ मैं- जी, मैं दोनों आपको दोनों बत- दो- मैं- मैं- दूध हमने का तो दूध वही और देखा पानी ना, का पानी सामने आ जो जाएगा। पिक्चर्स, जो वीडियोस दोनों आई की हैं, वीडियो वही चला देखी। दे। मेरा मैं बात कर लूं, जी नुखे साहब, प्लीज ठीक है? और मेरी बात के दौरान मेरी गुजारिश है कि जी, खामोश प्लीज रहा प्लीज जाए। प्लीज। बात यह है कि एक तरफ तो आप कहते हैं, यहाँ बहस होती है कि पीटीआई को तो जलसे की इजाजत ही नहीं, वो तो निकल नहीं सकते, वो तो बेचारे हैं, वो तो ये हैं, वो तो मर गए, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी उसी सांस में कहा जा रहा है कि कोहाट का जलसा कितना अच्छा था। यानी एक ही सांस में आप दो मुतजाद बातें नहीं कर सकते। आप कहें कि ये दिन है और उसी वक्त आप कहें कि ये फिर आप रात है, तो कहेंगे ये मैं नहीं बीच होता। में बोल रही हूँ, शेर अफजल मरवत ने पहले भी 2-3 जगह चेंज जी, करके उन्होंने कन्वेंशन किया था। आज भी उन्होंने ही किया है, यानी कि और तो- किसी को इतने ज्यादा खुल के इजाजत नहीं मिल रही है। सुने ना, जी इसी का नहीं, जवाब पंजाब में नहीं मिल रही ना, खास तौर पे। जी जी मेरा ख्याल है मैं या चुप कर जाऊं जी, या आप मुकेश मुझे साहब। सुनना जी, नहीं चाह जी, रहे जी, हैं। प्लीज, प्लीज। सुने, तसल्ली से जी सुने। प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि मरवत साहब ने किया जलसा के नहीं किया, जी, जी, इनको जलसा रोका। नहीं, कन्वेंशन। जी, कन्वेंशन किया। ओके, दोनों तरफ कन्वेंशन हुआ। बरलास साहब को पानी दें जी, ताकि मुकेश वो जरा साहब। थोड़ा चुप करें। ओके ओके, प्लीज। अगर मैं आप continue जलसा कीजिए। कहूंगा तो मुझे जलसा कहने दे, जब आपकी बारी आएगी आप उसे कन्वेंशन कह लें। जी जी, तो please दरमियान में continue। तो ना टोके। Continue। मैं ये कह रहा हूं, वो जलसा, जलसी, कन्वेंशन जो भी उन्होंने किया, वो उन्होंने किया ना, उसकी इजाजत उन्हें मिल गई होगी। जी जी, ठीक है। ये एतराज खत्म हुआ कि पीटीआई को जलसों की इजाजत नहीं। जी, ये फिलहाल एतराज खत्म। ओह, थोड़ा सा खुल के भी कह देना, ओके, दरमियान में खत्म एक पख ना डालें कि फिलहाल। अच्छा, जब उनको ये इजाजत मिल गई, इसका अच्छा, कोहाट में उन्होंने जलसा कर लिया, इधर से मरियम नवाज शरीफ का वर्कर्स, उनका वर्कर्स कन्वेंशन उधर हो गया, इनका इधर हो गया। एक बात तो तय हो गई कि जलसों की इजाजत मिली हुई है, ठीक हो गया। और ये कहना, ये तो सिफर हो गया ना आपकी बात कि पीटीआई को इस मामले में कोई सपोर्ट नहीं दी जा रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ठीक हो ठीक गया, है, ठीक हो वो कर रहे हैं। दूसरी बात जो की गई अभी सीपैक वाली, हाँ जी, कि जी ये एक झूठ है, क्योंकि सीपैक किसी और ने शुरू किया था। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जरदारी साहब के दौर में ना, जाते जाते आपको पता होगा, वो ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह कर गए जी थे। जी जी जी। वो उसके बाद कुछ पता नहीं उसका। सो जो आएगा, जो बनाएगा, जब कभी भी बनेगी, तो ये क्रेडिट, इसका मतलब है जरदारी साहब को जाएगा। जो कुछ पता नहीं कहां थी, वो कहां गई, क्या उसका बना, कुछ पता नहीं। लेकिन चूंकि उन्होंने एक बात मुंह से निकाल दी थी, लिहाजा बात निकालने वाले को क्रेडिट जाएगा, काम करने वाले को क्रेडिट नहीं जाएगा। तो जब आप बात करते हैं ना जलसों की या इस किस्म की चीजों की, एक इतराज और था कि मुस्लिम लीग नून जलसे क्यों नहीं कर रही, हाँ जी, किसी भी नाम पे, वर्कर्स कन्वेंशन या जो भी। अब उन्होंने किया तो अब एक और इतराज सामने आप ले आए कि वो छोटा उसमें था, अवाम जलसा कम थे। छोटा था। तो इतराज की बुनियादी तौर पे ना नौयत बताया करें कि इतराज क्या है, वो जलसे नहीं कर रहे या छोटे कर रहे हैं, या पीटीआई को जलसे करने की इजाजत नहीं या वो कर रही है। दोनों कंट्राडिक्शन पैदा करेंगे तो लोग भी हंसेंगे कि भी किसी एक बात पे तो रहें, कोई एक बात तो करें जिस पे दूसरी बात हो सके। ठीक हो गया। हो सकता है ये डिस्कशन इतनी ज्यादा हो गई और नुखेस साहब के अब उनको इजाजत मिली गई हो कि चले आप भी अपने कन्वेंशन कर लें। अच्छी बात है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा बरला साहब, एक सवाल है मेरे जहन में, और शायद हमारे जो देखने सुनने वाले हैं उनके जहन में भी होगा, कि बिलावल भुट्टो साहब बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, स्पेशली नून लीग के खिलाफ बोल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब या नून लीग की तरफ से उनको कोई जवाब क्यों नहीं मिल रहा, खामोशी क्यों है? ये तो नवाज शरीफ साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि क्यों चुप हैं, क्या वजह है, कौन सी मसलत है, या कौन सा मफाद है जिसकी वजह से चुप हैं। हाँ जी अभी ये नुखेज अख्तर साहब बात कर रहे थे, जी, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत सी जगहों पे इजाज़त नहीं मिली, पुलिस ने रुकावटें डाली। जिस दिन बाजोड़ में था कन्वेंशन, सड़कों की खुदाई की गई रास्ता रोकने के लिए, और पंजाब में तो बिल्कुल इजाज़त नहीं मिल रही। और मियाँ साहब की ख्वाहिश यही है कि पंजाब में इजाज़त ना मिले, पंजाब चूंकि उनका होम ग्राउंड है, तो वो समझते हैं कि पंजाब में इजाज़त ना मिले। ठीक है। अब आ जाइए जी, इतराज़ क्या है? इतराज़ कोई नहीं है, इतराज़ ये है कि वो वर्कर कन्वेंशन नाकाम हुआ, दावे बड़े बड़े थे कि हम बड़े मकबूल हैं, और वो खाली फिर दिखा दिया किसी टीवी चैनल ने, जिनसे एग्रीमेंट हो रहे हैं उन्हीं के टीवी चैनल ने दिखा दिया, और
खबरों में ये सारी बातें आ गई न, ये सोशल मीडिया की तो खबर नहीं है ना, ये बाकायदा एक टीवी चैनल ने दिखाया या दो ने दिखाया कि वो वर्कर कन्वेंशन बुरी तरह फ्लॉप हुआ। फिर वहां लोगों को, वहां से लोगों को बुलाया गया इंक्वायरी के लिए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। तो उसके मुकाबले में अगर दूसरी पार्टी का कन्वेंशन देखें तो वो तो भरपूर था, उसमें तो मेरा ख्याल इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं थी। अब बिलावल भुट्टो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। हाँ जी। और खाली मुस्लिम लीग नून पे नहीं कर रहे, वो पीटीआई पे भी हमले कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन ज्यादा उनका जो निशाना ज्यादा है, उन्होंने टारगेट नवाज शरीफ साहब को कर रखा है, ये दुरुस्त है। लेकिन इस बात में हम देख रहे हैं जरदारी साहब भी खामोश हैं, बरला साहब उनकी भी, वो भी नहीं कोई बात कर रहे। वो जरदारी साहब तो इसलिए चुप है ना, इसलिए खामोश है कि कल को किसी से हाथ मिलाना पड़े तो वो आके कहेंगे जी वो बच्चा सी जी उन्हें गल करती, कह रहा साड़ी गल हो रहा है, उन गल करो। तो वो जरदारी साहब तो इसलिए चुप है। ठीक है। अब बिलावल साहब मेरा ख्याल है ये ज्यादा तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि वो जो 16 महीने का गंद डाला था इन्होंने महंगाई की सूरत में, वो बिलावल साहब उससे जान छुड़ा रहे हैं, कवर करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं जी मेरा उसमें कोई कसूर नहीं, मैं उसमें शामिल नहीं था, हालांकि वो वजीर खारजा थे, लेकिन वो कहते हैं जी हमारा इस महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं था। तो वो महंगाई लोगों को असल में चुभ रही है। वो जहां भी अवाम में जाते हैं लोग महंगाई की बातें करते हैं, नवाज शरीफ साहब भी महंगाई की बातें कर रहे हैं। वो अलग बात है कि वो ये किस्सा नहीं छेड़ते कि उनके भाई के अहद में ये सब कुछ हुआ। नुखैर साहब, आपको क्या लगता है क्यों खामोश है नून लीग, क्यों जवाब नहीं दे रहे बिलावल भुट्टो को? क्योंकि जो भी जलसा होता है उसमें वो नून लीग के खिलाफ ज़्यादातर बात कर रहे हैं, और ये बरला साहब की बात भी जो है इसको भी सामने रखना चाहिए कि वाकई क्योंकि उस दौरे हुकूमत में ये भी वजीर खारजा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी हम देखते रहे हैं, वो कैसी रही हैं दौरों पे दौरे, जो है विजिट पे विजिट कर रहे थे, लेकिन कर कुछ भी नहीं सके। बिलावल साहब पीटीआई के खिलाफ भी बोल रहे हैं ना? हाँ, उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा जो उनके तीर के जो रुख हैं वो नून लीग की तरफ। यहाँ जरा रुके ना, बोल रहे हैं ना पीटीआई के खिलाफ, तो पीटीआई वाले उसका क्या जवाब दे रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ ज्यादा नून लीग के खिलाफ बोल रहे हैं, ज्यादा थोड़ी क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनके ऑपोजिट जो पार्टी है इस वक्त स्ट्रांग वो नून लीग ही है। वो इसलिए कि उनको लगता है कि उनका मुकाबला नून लीग के साथ, ठीक है ना? ये तो मुखालफाना बयानात हैं। बिल्कुल ऐसे। और दूसरी बात कि मियां साहब को क्या जरूरी है, एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि जी दूसरों को माफ कर देना चाहिए, नहीं ऐसी जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए, दूसरी तरफ हम नहीं सुने ना, दूसरी तरफ हम मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो 3 दफा का वजीर आजम है उसे चाहिए बिलावल की बातों का जवाब दे। ये सूट करता है? वो ना दे, ये सूट खान साहब को करता था जो बिलावल के बारे में बेहुदा तरीन बातें किया करते थे। सुन लें जिस किस्म की लैंग्वेज उन्होंने और शेख रशीद ने बिलावल के बारे में इस्तेमाल की हुई है, क्या कोई ऐसा एक लफ्ज भी आपने मियां साहब की जुबान से सुना? नहीं, जो शिकवे कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ उसका वो राना सनाउल्लाह का क्लिप कोई निकाल के दिखा दे। मैं ये हजूर मैं मियां साहब की बात कर रहा हूँ, आप आधी बात सुनते हैं। तो वो उनकी पार्टी के साइड वाला कान भी खुलवाएं। मैं ये बात कर रहा हूँ, सुने मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो पार्टी वालों ने जो कुछ मर्जी कहा हो, मैं लीडरों की बात कर रहा हूं। नवाज शरीफ ने बिलावल के बारे में क्या कहा हुआ है और इमरान खान ने बिलावल के बारे में क्या कहा हुआ है, ये जरा सुन ले। ठीक है। लिहाजा ये कहना कि जी वो उनका जवाब नहीं देते तो अच्छी बात है कि एक बंदा अगर बोला फिर आप चाहते हैं मीडिया पे बैठ के वही जंग शुरू की जाए कि उसकी बात का जवाब फिर उसको सुनाया जाए, फिर उस दूसरे की बात का जवाब पहले वाले को सुनाया जाए। ठीक है। ये सूरत हाल। मुझे एक ब्रेक लेनी है और उससे पहले मुझे आपका ये जवाब चाहिए कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि उन्हें रेंगता हुआ इंसाफ मिल रहा है। काश ये रेंगता हुआ इंसाफ जो है वो आम आवाम को भी मिलना शुरू हो जाए। आपको लग रहा है कि ये अभी भी रेंगता हुआ इंसाफ मिल रहा है उनको? वो काश इस तरह की जेल भी आम कैदियों को मिलना शुरू हो जाए। जेल क्या, उन्होंने तो खान साहब ने जिम ज्वाइन किया हुआ है, बेसिकली उन्होंने जेल ज्वाइन पहले इसका तो जवाब दे दीजिए। मैं वही कह रहा हूं, काश वो भी उनको भी ऐसे मिल रहा है। सुने, रिंग रिंग कर इसलिए उन्होंने कहा है कि जब ये सारे चल रहे थे, केसेस चल रहे थे, जिस रफ्तार से ये चल रहे थे, जिस तेजी के साथ ये यूं चुटकियों में काम हो रहा था, उस रफ्तार को देखें और इस रफ्तार को देखें। नहीं, तब तो वो बाहर चले गए, तब केसेस थे, तब वो बाहर चले गए, वापस आए तो फेस करना दोबारा। वज़ीर आज़म नहीं रहे थे तो गए थे ना, उसके बाद तो जेल में गए थे ना, उसके बाद तो गवर्नमेंट को सारी आपके पास रिपोर्टें, आपके डॉक्टर, आपके हॉस्पिटल, आपकी रिपोर्टें, और वो आपको धोखा देते चले वापस आ जाते, आप तो फिर इस काबिल नहीं, वापस आ जाते जैसे ही आपकी थोड़ी बहुत बीमारी स्टेबल हुई थी, यू हैव टू कम बैक। मेरी बात सुने ना, आप सवाल वहां पे रखें जहां से शुरू हो रहा है। मैं उधर ही भेजने वालों को ना
वो कहते हैं हमें बस छोड़ दें। नहीं, फिर ना भेजते उस वक्त भी इतना ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर कि आज नहीं भेजेंगे। पीटीआई दौरे हुकूमत के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था, इन्हीं का ही प्रेशर था कि अगर इनको कुछ हो जाता है तो इनके जिम्मे होंगे, अगर सीरियस हालत हो जाती है तब भी पीटीआई हुकूमत जिम्मेदार होगी, जिम्मेदार होगी। पीटीआई के लीडर से कोई आम बंदा भी मिलता था ना, ख्वाजा आसाद रफीक भी किसी से मिलता था, तो तस्वीरें लगती थी कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये एनआरओ मांग रहे हैं, तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं तो ऐसे एक बंदा, मेरी बात फिर ऐसे बाहर चले गए। नहीं, ऐसे नहीं गए थे। अगर बाहर ना भेजते तब भी इन्होंने बोलना था कि जी हमें बाहर नहीं भेजा, हमें रिलीफ नहीं दिया। बात सुने, जब बाहर भेज दिया तो उसके बाद दूध में मेंगनियां डालने की क्या मतलब ये नहीं कि वो वापस ना आए और फेस ना करें, वो आए वापस आए, चुटकियों में उनके केसेस जो है वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं। बेटी के साथ आए थे गिरफ्तारी देने, ये ज़हन में रखिएगा। जी जी ठीक है, ये तारीख ने ये मंजर भी देखा हुआ है। और ये कहना कि नवाज शरीफ को रेंग कर इंसाफ मिल रहा है, इसका मतलब समझने की कोशिश करें। ये अभी भी सुस्त है इंसाफ। ये इंसाफ तो उन्हें 4 साल पहले मिल जाना चाहिए। 4 साल वो यहाँ पर थे। 4 साल पहले जब उन पे केसेस, उनको जेल में भेजा गया, ये इंसाफ उस वक्त होना चाहिए था। ठीक है, तो फिर रुकते यहाँ पे इमरान खान भी तो रुके हुए हैं। इमरान खान को भी तो कहा जा रहा है ना कि आप बाहर चले जाए, लेकिन एक मिनट, ये किसने कहा है? ये गलत बात कर रही हैं आप। किसी ने ऑफर नहीं की, ये बिल्कुल गलत बात है, झूठ बात है। मैंने नहीं कहा कि उनको ऑफर है, मैं कह रही हूं वो भी तो जेल में रुके हुए हैं ना, वो भी बाहर चले जाएं। किसी ने ऑफर नहीं की, उनको ऐसा ही ऑफर करे। वो जेल में है, कैद में है, उनको ऑफर की। आप कह रही हैं, मैं ये कह रही हूं वो अभी भी जेल में, क्या बना दी? मैं कह रही हूं अभी वो जेल में रुके हुए हैं, वो रुके हुए जेल में है, वो कोई भी बहाना करके, वो कोई भी बीमारी शो करके वो जा सकते हैं बाहर। वो नहीं, आपने ऐसे कहा जैसे वो होटल में रुके हुए हैं, वो कोई बीमारी शो कराएं। तो यही लगता है ना कि वो होटल में और जिम में रुके हुए, मैं यही कह रही हूं। वो फिर जो बीमारी होगी वो उसी तरह टेस्ट होगी ना, जैसे नवाज शरीफ की नहीं कराना चाह रहे ना, वो इधर ही रुकना चाह रहे हैं। वो जेल में है, आपको वो बता रहे हैं कि मैं ये नहीं करना चाह रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने दावे हर किसी को मौका मिलता है ना नुखैर साहब, उनको भी मौका मिला ही होगा, वो नहीं गए अपने तौर पे तो ना उनकी तरफ से जवाब। चले ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बातें एसएसपी मलिर राव अनवार साहब ने क्या क्या बातें की हैं जरदारी साहब के खिलाफ, और इसका पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, और इस टाइम पे उनका ये बयान जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। एसएसपी मलिर राव अनवार, जो कभी जरदारी साहब का बहादुर बच्चा कहलाया करता था, जिन पर 444 मावराए अदालत कत्ल का इल्ज़ाम भी है, वो इनकाउंटर, अभी भी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि वो इनकाउंटर के नाम पर सियासी फ़ायदे के लिए कत्ल व गारत भी करते थे। उन्होंने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बहुत सारी बातें की हैं। आज इसी रोज़ उनका जो है उनकी स्टेटमेंट आई है जी, तो ये कहते हैं कि जी सिस्टम का जो असल हेड है वो जरदारी है, क्रिमिनल है ये जरदारी। ये अल्फाज हैं राव अनवार के, और उन्होंने ये कहा है कि पिछले 5 साल में 7 खरब की करप्शन की है। नुखैर साहब, इलेक्शन करीब हैं, राव अनवार जिसको जरदारी साहब अपना बहादुर बच्चा कहते थे, और हमने देखा कि कितने अरसे से उनकी एफिलेशन भी है उनके साथ, इस टाइम में उनका इस तरह का बयान आ जाना, ये क्या कोई उनके लिए मैसेज है? मेरा वो है तो मिसाल बड़ी मानी खेज, लेकिन मैं यहाँ उसको जरा को थोड़ा सा एडिट करके पेश कर देता हूँ कि वो कहते हैं ना, एक जानवर है जिसको कहा जाता है वफादार, ठीक है, सिर्फ वो जानवर ही वफादार नहीं होता, बाज़ औक़ात आपका वफादार भी वो जानवर बन जाता है। ठीक हो गया, समझ गए। तो यहाँ सूरत हाल ये पेश आ रही है। बाकी पहला तो सवाल ये है कि राव साहब ने बताया कि जी सारा कुछ उन्होंने किया, पहले तो ये बताया ना कि वो इन्वॉल्व थे इसमें खुद भी। हाँ, वो क्या कह रहे हैं कि मैं, जरदारी साहब ने ये सब कुछ किया है, वो इसके जिम्मेदार हैं, मैं बिल्कुल साफ हूँ। अच्छा। बिल्कुल। दूसरा सवाल कि ये जो सारे इल्जामात उन्होंने लगाए हैं, इनके सबूत कहाँ हैं? होने चाहिए ना सबूत। वो कह रहे हैं चेक करवा लें आप। नहीं करवा लें, नहीं, ये जो इल्जाम लगाने वाला सबूत वो देता है। मैं आपको कहूं फलां एक इंग्लैंड में एक किताब छपी है, उसमें फलां चीज लिखी हुई है, आप कहें कहां लिखी हुई है, मैं कहूं जाके ढूंढ लें, चेक करवा लें। उस किताब को और उस सफ़े को प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। नंबर 3, वो खावर मनीका 3 साल 4 साल बाद बोलता है, हाँ जी, तो हम कहते हैं कि वो इतने साल चुप क्यों रहा, हाँ जी, उसने पहले ये क्यों कहा फलाना, हाँ जी, लेकिन राव अनवार जब बोले तो हमें चाहिए फौरन उसकी बात पे यकीन कर लें। ये मैं राव अनवार के खिलाफ बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं समझ रही हूं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमेशा से हम सुनते आए जरदारी साहब के खिलाफ है। मुझे तो आप यकीन करें, ऐसा लगता है जैसे सोशल मीडिया के इस दौर में जहां इतनी जाली खबरें आ रही हैं, पता नहीं किस किस को हम जिम्मेदार समझते रहते हैं, किस किस चीज का। ठीक है। और अगर इनकी बात में दम है, अगर ये सही कह रहे हैं, तो इनको वो क्या था, नकीबुल्ला था उसका नाम बच्चे का,
जो जाली मुकाबले में नकीब खान या कोई इस किस्म का नाम था, बड़ा खूबसूरत सा नौजवान था, ठीक है? उस बारे में भी इनको बताना चाहिए। और ये अब जब रिटायर होके तो इनको अब सूजी के अब आके जरदारी साहब के खिलाफ बयान दें, मेरा ख्याल है जिस तरह ये बोले हैं अवैस टप्पी साहब भी बोलने वाले होंगे कहीं से, ठीक है, और उजैर बलोच साहब कहीं से बोलने वाले हैं, जो ये कोई इतला नहीं है, लेकिन जो हालात बता रहे हैं कि उजैर बलोच साहब भी कहीं से बोल सकते हैं और जुल्फकार मिर्जा साहब भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन बातों को लेके और ये अगर कहा जाए कि जी जरदारी साहब के खिलाफ कोई ये किसी की चाल है, ये भी मुद्दा मुझे तो लगता है ये भी मुद्दा आपने नून लीग पे डाल देना है। ये नून लीग ही करवा रही है। मैं तो नहीं डाल रही, मैंने तो आपको आपने इतने मुद्दे डाल दिए तो ये भी डाल दे, इसमें क्या है? नहीं, अब ये मुद्दा आपकी तरफ से लेकिन ये बात ये है, बहरहाल ये मशकूक बात है, बिल्कुल ठीक है कि टाइमिंग बहुत अहम है। हाँ जी, टाइमिंग बहुत इस टाइमिंग पे ये क्यों सामने आए और ये इतने अलल एलान, इतने बुलंदो बाला दावे कैसे कर रहे हैं, ठीक हो गया, और इनका मकसद क्या है? यही बात हम बरला साहब की तरफ लेके जाते हैं। बरला साहब एक खातून उठती हैं और वो कोई किताब लेकर आ जाती हैं, इलेक्शंस का टाइम है, इसी तरह से अब राव अनवार आते हैं जरदारी साहब के खिलाफ, जो है वो इतने सारे इल्जामात का पलंदा उठा कर ले आते हैं। और जैसे कि नुखेज साहब ने कहा कि अभी तो और भी लोग, अभी भी और भी चेहरे बाकी हैं, हो सकता है कि वो भी सामने आए, वो भी बोलें। मैसेज है कोई? आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगी जरदारी साहब के लिए। 2-3 बातें हैं जी। एक तो ये है कि बदकिस्मती से हमारी पुलिस में ऐसे अफराद हैं जो मावराए अदालत कत्ल करते हैं जी। उसमें राव अनवार भी एक आदमी है, वो जो खुर्रम शहजाद इंस्पेक्टर था जो राना सनाउल्ला के कहने पे कत्ल करता था, वो बाहर से उसने भी बयान दिया। फिर इधर राना मकबूल मरहूम होते थे, वो भी मुबैना तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ के कहने पर मावरा अदालत कत्ल करते थे। सही। तो इसका मतलब है कि हमारे सियासतदान पुलिस को आला कार बनाते हैं। अब राव अनवार साहब अगर आज टीवी पे बैठ के ये बातें कर रहे हैं, हाँ जी, तो वो जो इन्होंने कत्ल किए हैं वो तो धुल नहीं गए। हाँ जी। और आसफ जरदारी साहब इनको अपना हीरो और पता नहीं बहादुर बच्चा और क्या कुछ कहते थे, ये बात भी दुरुस्त है। अब एक बात जो उन्होंने की है सिस्टम की, ये बात सही है। सिंध में एक सिस्टम है, वो सिस्टम का हिस्सा हैं बहुत से लोग, और बहुत से अनपढ़ लोग, कोई डिप्टी डायरेक्टर बना हुआ है, अंगूठा छाप किस्म के लोग हैं। हाँ जी। असल में ये बात चली थी कोई 1.5-2 माह पहले, एक जमाली नाम का सरकारी अफसर था, तो वो कहीं जा रहा था बिलावल हाउस की तरफ। सही। और उससे कुछ अदारों ने करोड़ों रुपया बरामद किया। तो उसने कहा मैं तो उधर जा रहा हूँ, ये तो सिस्टम का पैसा है। तो पता चला कि उससे जब उन्होंने तहकीक की और तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि सिस्टम के तहत बहुत सा पैसा जाता है। अच्छा। तो अब वो अनवार साहब ये तो दुरुस्त कह रहे हैं कि वहाँ सिस्टम है, और जो लोग कराची को जानते हैं, सिंध को जानते हैं, वो सही कह रहा है कि इतने बंदे हैं, ये 60-70 बंदे जो सिस्टम को चलाते हैं, और वो कहते हैं जी इतना तो सिस्टम को चला जाएगा। वो उसका नाम उन्होंने सिस्टम रखा हुआ है। तो करप्शन तो हुई है। नहीं, करप्शन तो हुई है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस टाइम में इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। अब वो तो ये कोई इशारा है उनके लिए, जरदारी साहब के लिए, या मजीद भी इस तरह के कुछ लोग सामने आ सकते हैं? कि सियासी मौसम जो होता है इलेक्शन का, उसमें ऐसे हरबे जरूर इस्तेमाल होते हैं। कर लिया होगा किसी ने। देखिए जुल्फकार मिर्जा साहब इनके बहुत करीब थे, आसफ जरदारी के बड़ी दोस्ती थी। वो जिसका नाम मुश्ताक का लिया है, मुश्ताक उनका पर्सनल मुलाजिम था आसफ जरदारी साहब का। ऐवान सदर में भी मुश्ताक होता था। टप्पी तो उनका रजाई भाई है ना, तो वो तो सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब का साहबजादा है, अवैस मुजफ्फर जो है। ठीक हो गया। तो मुजफ्फर साहब जो थे बबीनो सिनेमा में मैनेजर थे इनके। ठीक है। अच्छा नुखेज साहब, हम जब बात करते हैं कि जी इतने अरबों की करप्शन हो गई, इतने खरबों की करप्शन हो गई, और उनके केसेस जब हम चलते हुए देखते हैं तो हमें कभी भी रिकवरी नज़र नहीं आती, ठीक है, और या फिर वो लेन देन में आके तो कहीं ना कहीं वो सॉर्ट आउट हो जाती है। क्या हम इतने इम्यून हो चुके हैं कि हमें ये चीज़ें जो हैं हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं करती कि इतने अरबों खरबों की करप्शन हो चुकी है? बात आपकी ठीक है कि अब तो ऐसा लगता है कि कोई हम सुनते हैं ना कि अरबों की करप्शन हुई है,
तो बाज़ औक़ात तो आम बंदा जो है वो सोचता है कि ये तो खैर शायद है ही, ये रूटीन का मामला है, ये बदकिस्मती है हमारी। हाँ जी, ऐसे मामलात हमें रूटीन के मामलात लगते हैं, लेकिन इनसे मुल्क का क्या नुकसान होता है, इनसे अवाम पे क्या क़यामत गुजरती है, वो लोग नहीं जानते, आम बंदा नहीं जानता। इसी करप्शन की वजह से फिर आपकी बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, आपकी गैस की कीमतें बढ़ती हैं, इसी करप्शन की वजह से आप पे बिला वजह टैक्स लागू होते हैं, अमाउंट बढ़ती है, मुल्क में इन्फ्लेशन आती है, आम आदमी की जिंदगी अजीरन होती है और महंगाई का वो तूफान उठता है कि फिर जिसके सामने आप जितने मर्जी बांध लें कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। मैंने जैसे कि पहले भी ये कहा कि हम बला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुमेरा मिर्जा, आप कभी डाटा निकलवाइए कि लाहौर शहर से कितनी गाड़ियाँ चोरी होती हैं, जी जी, इस्लामाबाद से कितनी गाड़ियाँ चोरी होती हैं, कराची से कितनी गाड़ियाँ चोरी होती हैं, कोई उनको पकड़ता ही नहीं। बिल्कुल सही। वो गाड़ियाँ किधर जाती हैं? आम लोग बेचारे महरूम हो जाते हैं। पाकिस्तान की हुकूमतें, पाकिस्तान की पुलिस उन लोगों की कोई मदद नहीं करती। हाँ जी। एक गरीब आदमी की जमा पूंजी से जो वो गाड़ी खरीदता है हाँ और वो चोरी हो जाती है तो वो बेचारा गाड़ी से भी महरूम हो जाता है, FIR के लिए धक्के खाता है। ऐसा ही है। और होना तो ये चाहिए कि भाई उसकी गाड़ी चोरी हुई है, पुलिस का काम है उसको गाड़ी फराहम करे, बिल्कुल सही, नहीं तो चोर को पकड़े। मगर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं गैंग है पूरा, जो पुलिस वालों में भी शामिल है, चोर भी मिले हुए हैं और गाड़ियां पता नहीं किधर जाती हैं। गाड़ियां भी मुझे लगता है हमारा सिस्टम में चली जाती हैं। सही है। यानी कि मैंने जैसे पहले भी बात की कि हम इतने इम्यून हो चुके हैं कि इतनी ज्यादा करप्शन जो है वो हमारे लिए नहीं रखती है। हथियार आ गया है जी कि सियासी इंतकाम के तहत अशरफियां बढ़ती हैं। आम आदमी का जो केस है वो सालों चलता है और जो सियासतदानों के या जो बहुत ज़्यादा नवाजे गए लोग हैं उनके केसेस को जो है वो पहिए लग जाते हैं और वो ऐसे ऐसे सॉर्ट आउट होते हैं। इस्लाम का हम सब जानते हैं कि जो सारा का सारा निज़ाम है अदल इंसाफ पर कायम है, लेकिन बेड़ा गर्क कर दिया इन फैसलों ने। और ये जो भी फैसले अवाम के लिए सामने आते हैं उन सब ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब तो हम ये जैसे अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं क्योंकि हमारे अमाल ऐसे हैं कि अल्लाह हमें जो है रहम फरमा हम पर, इंसाफ हमें जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इंसाफ की तरफ चले जाएंगे तो हमारी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने पर्दा डाल के रखा हुआ है। ज़मीनी खुदा जो है वो इन वीडियोस को इस तरह से लीक कर रहे हैं, ऑडियोज़ को इस तरह से लीक कर रहे हैं। अल्लाह ताला से तो हम दुआ ही कर सकते हैं, ऐसे ही अदालतों से भी हम दुआ कर सकते हैं कि हमें खुदारा हम पे रहम किया जाए, हमें इंसाफ ना दे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। आज अब हम बात करेंगे, आज इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के जो गैर शरई निकाह का केस है उसको काबिल समात करार दे दिया। आपको याद होगा इससे पहले ये केस जो है वो नाकाबिल समात करार दिया गया था, लेकिन आज ये फैसला हुआ है कि इसके ऊपर समात होगी और ये भी कहा गया है कि सबूत फराहम किए जाएँ। आपको याद होगा खावर मानिका के वकील ने ये अदालत को बताया, अदालत में 2 गवाह पेश किए, एक वो जिसने ये वक़ुआ होते हुए देखा और दूसरे को बताया। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह है, आपको याद होगा इससे पहले भी जिस दिन ये गवाह पेश हुए थे हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन की थी और हमारा जो डिटेल का जो हमारा मौजू था या जो हमारी डायरेक्शन थी वो ये थी कि इस तरह के केसेस जो हैं वो अदालतों में या फिर TV शोज़ में या टॉक शोज़ में डिस्कस नहीं होने चाहिए। हम सब जानते हैं, हम सब बेटियों वाले हैं, घरों में सबके बेटियां हैं, बहनें हैं। हम जब अपनी बेटियों को या अपनी बहनों को रुखसत करते हैं तो इज्जत के साथ रुखसत करते हैं और कुछ पता नहीं होता है कि आगे क्या क्या बातें डिस्कस होने वाली हैं, जैसे कि इस केस में है। इस केस में मैं एक जुमला बोलूँगी और मुझे यकीन है आप सब उस जुमले से इत्तफाक करेंगे कि आज ये जो इद्दत का केस है ये अदालत में तो काबिल समात हो गया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि घरों में अब ये केस नाकाबिल समात होगा। नुखैज साहब, ठीक है, इस सारे केसेस के कॉन्सिक्वेंसेस आपने वाह वाह वाह, पहले दाद कबूल कीजिए। थैंक यू सो मच जी। ये जुमला यकीनन काफी मेहनत के बाद बनाया और बहुत अच्छा जुमला। थैंक यू सो मच नुखैज साहब। ये जुमला बहुत अच्छा। अफसोस तो होता है ना कि आप, ठीक है, इस केस के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं या जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो होने चाहिए इसके ऊपर, जिसने भी इसको किया है, चैलेंज किया है या जिसने भी इसके, लेकिन इस तरह के केसेस जब अदालतों में डिस्कस होंगे और फिर अनफॉर्चुनेटली हम भी यहाँ पर बैठ के इसको डिस्कस करेंगे तो ये बड़े अफसोस की बात। आपको लगता है कि ये केस जो है खान साहब के लिए मज़ीद कुछ मुश्किलात पैदा कर सकता है और वो भी इस सिनेरियो में? एक बात तो आप याद रखिएगा,
हम लोग मीडिया वाले ना बड़े आराम से खुद निकल जाते हैं। हाँ जी, इस केस को अदालत में डिस्कस होना चाहिए, मीडिया पे डिस्कस नहीं होना चाहिए, यूं कहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल अदालत में आप जाएं, इद्दत के मसाइल और बेशुमार बातों के केस चल रहे हैं, तो हैं। क्या वो रिपोर्ट हो रहे हैं, उनको रिपोर्ट किया जा रहा है मीडिया में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब मीडिया जानबूझ के वो केस को रिपोर्ट करेगा तो तभी वो घरों में नाकाबिले समाअत करार पाएगा। फिगर्स हैं, आप देखें ना, अपनी मजबूरी आप बता रही हैं। पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं, इसलिए फिर इस मीडिया इसका ब्लैकआउट करे, बिस्मिल्लाह करे, मीडिया इसको ना घरों में ना दिखाए। बिल्कुल तो जब आप टीवी स्क्रीनों पे घरों में दिखाएंगे और उसके बाद ये दुआ भी करेंगे कि ये घरों में नाकाबिले समाअत है, इसको कैसे लोग देखें, तो आप वो चीज क्यों दिखा रहे हैं जिसको लोग नहीं देख सकते? वो ना दिखाएं। ठीक है। सो पहली बात ये कि केस इटसेल्फ कोई गलत चीज नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल मियां बीवी का मामला है। ऐसे केसों से अदालतें भरी पड़ी, ऐसा ही। लिहाजा ये केस अदालत में जाना और इसका ये अदालत में जाके इसका फैसला होना था ना। अगर कोई दरमियान में कंफ्यूजन हो रही है या कोई लड़ाई पड़ गई या ये मसला आ रहा है तो उसका हल तो अदालत नहीं निकालना, तो होना ही है। वो तो नहीं मीडिया को कह रहे ना, वो तो अदालत में केस चल रहा है। अब मीडिया वाले वहां पे पहुंच के उसको डिस्कस करें टॉक शोज में, तो कसूर तो फिर मीडिया वालों का हुआ। टॉक शोज में भी उसको कि किसी इस तरह की डायरेक्शन में या इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो ना उसमें डिस्कस करें। नहीं, जो देखे ना वर्ड्स आप ना भी करें तो इतने चूचे तो नहीं ना आवाम के समझ ना आए उन्हें। इसका बेहतरीन हल ये है, बिस्मिल्लाह करें, टॉक शो में डिस्कस ना करें। ठीक है। आपको लगता है बड़लाल साहब कि ये अब केस जो है वो काबिल समाअत हो गया है करार, तो नून लीग पीटीआई के लिए मुश्किलात होंगी अब? देखिए, ये अदालत जाने, और हो सकता है वो जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उससे भी पूछा जाए, शरई अदालत जाने। बाकी वो जब तक मियाँ बीवी इकरार करते हैं इस बात का, हाँ जी, और गवाहान जो जिस तरह के वो घटिया इल्ज़ामात लगे हैं जी, उनको भी साबित करने के लिए हमारी शरीयत ये कहती है कि भाई उन गवाहान का शरीफ और अक्ल, बालिग और मुअज़्ज़ज़ होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी। तो पहले तो उनका मुआशरे में मकाम भी देखा जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये देखिए अदालत क्या करती है। मुझे वैसे इस केस में कोई जान नज़र नहीं आती। अच्छा सुमेरा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, गवाहान जो है ना वो एक दूसरी उसमें केस में पेश किया गया, इसी केस की दूसरी एक वजूह के लिए, ठीक है ना, एक और वजह थी। ठीक हो गया। गवाह कुछ और कह रहे हैं। और जो 3 मुकदमात में आज जमानत भी हुई है चेयरमैन पीटीआई की, खान साहब की, बिल्कुल, और कुरैशी साहब की भी 2 मुकदमा। तो सुमेरा ये जो केस है ना, ये इद्दत का केस है, बेसिकली ये इद्दत का केस है, ठीक है ना। उसमें वो जो इद्दत की मुद्दत तय करना जो है वो अदालत का काम है। वो दूसरी जो आप बात करेंगे वो कोई और, जिसमें लतीफ़ साहब पेश हुए। जी, लतीफ़ साहब किसी और वक़ूए की वजह से पेश हुए। ओके, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया गुलनुखेज़ अख्तर साहब आपका भी, मज़हर बड़लाल साहब आपका भी आज के प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।